हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 79 में दिया गया है, इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आर्टिकल 79 में यह लिखा है कि जो संसद होगी वो 3 अंगों से निर्धारित होगी। एक राष्ट्रपति होंगे, उसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इन्हीं 3 अंगों से मिलकर आपका संसद बनेगा, जिसमें मान लीजिए कि ऊपर राष्ट्रपति होते हैं और 2 सदन होता है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वो होती है प्रथम सदन, और जो राज्यसभा होती है ये आपका द्वितीय सदन होती है। लेकिन लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है और राज्यसभा जो होती है आपका उच्च सदन होती है। इतनी बातें आपको नोट कर लेना है। और संसद का आर्टिकल 79 है और राज्यसभा का आर्टिकल जो है 80 में दिया गया है, और लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 81 में दिया गया है। तो सरला से आप याद करेंगे, 79 में संसद दिया गया है, स से संसद, र से राज्यसभा, ला से जो आपका लोकसभा हो जाएगी। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये तीनों आर्टिकल क्रम से आपको नोट कर लेना है। इसी आधार पे आपको इस आर्टिकल पूछ सकता है कि संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया है और लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आपको नोट कर लेना है। संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में और आपका लोकसभा का आपका 81 में आर्टिकल में दिया गया है। और 3 अंगों से मिलकर बनेगी संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोनों ही सदन का सदस्य नहीं होते राष्ट्रपति, लेकिन ये संसद के क्या होते हैं, एक अभिन्न अंग होते हैं। क्योंकि जो है ये सदन के जो भी विधेयक आता है इनके पास, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही स्वीकृति दी जाती है। यानी जो भी विधेयक, जो भी बिल लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाती है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, उस पर विधेयक को पारित करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, संसद के एक अभिन्न अंग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और राष्ट्रपति के बारे में हमने बताया था कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को सत्र का आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं, और राष्ट्रपति के लोकसभा का विघटन भी करते हैं। ये भी हमने बताया था कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और आपको ये भी बताया था कि जब संसद के सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था। तो ये सारी बातें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ी थी। और राष्ट्रपति जो होता है इन दोनों सदनों का ही क्या होते हैं, अंग नहीं होते, और लेकिन संसद का अंग होते, अभिन्न अंग होते हैं। ये कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये तीनों अंगों से मिलकर आपका संसद बनता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं, हमने बता दिया कि इसमें 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस कौन होता है, राज्यसभा, और लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा। आर्टिकल हमने देख लिया। अब देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखिए फिर, अभी हमने बताया कि राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 में दिया गया है, और ये अपर हाउस होता है, और इसको हम द्वितीय सदन भी बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होते हैं, जिसमें 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो देखिए फिर, वर्तमान में 245 सदस्य हैं आपके राज्यसभा में, तो 233 जो है निर्वाचित हुए हैं आपके राज्यों से और कहें कि केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो है मनोनीत होते हैं। और 12 जो मनोनीत होते हैं वो किस आधार पर किए जाते हैं, तो साहित्य और विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या होता है, व्यवहारिक तौर पर इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आधार पर की जाती है, जो है कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं और व्यवहारिक अनुभव रखते हो, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है 12 सदस्य को। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है आपका राज्यसभा का निर्वाचन। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि इनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत, खुला मतदान होता है। ये भी आपको नोट करना है। हमने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, लेकिन जो आपके राज्यसभा के जो आपके मेंबर होते हैं उनका जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन खुला मतदान होता है। देखिए, जैसे जनता जो क्या चुनती है, जनता चुनती है एमएलए को, और एमएलए चुनते हैं क्या, अप्रत्यक्ष का मतलब यही होता है कि जनता किसको चुनेगी, एमएलए को। यानी जो भी विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, विधायक को उनको चुनती है, और विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो किनको चुनते हैं, तो वो चुनते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य को। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रणाली आपके इनडायरेक्ट होगी। यानी जनता डायरेक्ट जो है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, उनको नहीं चुनती है। जो हमारे द्वारा चुने गए एमएलए हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब राज्यसभा की जो आपके जो एमपी होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है योग्यता के लिए, तो उनकी जो है 30 वर्ष होती है। जबकि लोकसभा की कितनी होती है, तो उनकी होती है 25 वर्ष। इसके बारे में आप देख लीजिए। तो राज्यसभा के चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है,
30 वर्ष, ये आपको नोट कर लेना है। मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा के सदन की योग्यता रखता है। देखिए फ्रेंड्स, इस कुछ आपको नोट कर लेना है कि जैसे कि किसका जो एज कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए, और आपके उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। इन तीनों व्यक्तियों के लिए जो है, इन पदों के लिए क्या होगा कि आपको 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, ये योग्यता में आता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और आपके जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनकी जो उम्र होती है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा और एमएलए होते हैं जो विधानसभा, उनके सदस्य के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और वोट डालने का अधिकार जो है 18 वर्ष हमने बताया था। 61वें संविधान संशोधन जो है 1989 में क्या किया गया था, 21 वर्ष पहले था, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया मतदान करने का। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए, उस सदस्य के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका उम्र कितनी होनी चाहिए, ये आपको नोट करना है। एक ही पास ये दे दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जो तो क्वेश्चन यहाँ से कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है, तो आपको इतना नोट कर लें कि राज्यसभा की जो एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा जो होती है वो एक अस्थायी सदन होता है, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा अलग है, राज्यसभा के सदस्य अलग है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, ये एक अस्थायी सदन है। जबकि इनके जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल पूछता है तो 6 वर्ष आपको लगाना है। कभी कभी कन्फ्यूजन के तौर पे, स्टेटमेंट के तौर पे ऐसा पूछ सकता है, तो आपको नोट करना है राज्यसभा के बारे में पूछे तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ये आपको नोट कर लेना है। और हर 2 वर्ष में 1/3 जो आपके राज्यसभा के एमपी होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इतनी बातें आपको सोच लेना है। और हमने बताया कि जो चौथी अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। चौथी अनुसूची हमने बताई थी कि राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है, चौथी अनुसूची में दिया गया, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। और ये भी देख लेते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बातें हैं हमने बता दी है। अब देख लेते हैं आगे कि राज्यसभा जो है भारत के सर्वाधिक सीट किस राज्य से हैं आपके राज्यसभा में। तो देखिए फ्रेंड, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी में हैं, 31 सीटें जो है सर्वाधिक है, ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से नोट कर लेना है कि यूपी में जो है सभी, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी के सीटों की संख्या जो है अधिक है यूपी में। तो लोकसभा की सीटें कितनी है आपके नोट कर लेना है। लोकसभा की सीटें 80 हैं यूपी में, वहीं राज्यसभा की 31 है। एमएलए यानी जो विधानसभा है उनकी सीटें 403 हैं, और एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद के, उनकी सीटें हैं 100। यानी इनकी सीटें जो है सबसे अधिक है आपके यूपी में, ये आपको नोट कर लेना है। सभी में नंबर 1 पे आता है यूपी, लोकसभा की सीट में, राज्यसभा की सीट में, एमएलए की सीट में, एमएलसी की सीट में, ये आपको नोट करना है। और सर्वाधिक सीट यूपी में, ये 31 सीटें जो है राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में, ये आपको नोट कर लेना है। राज्यसभा जो है सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति हमने बताया कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और ये भी बताया था कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये आपको नोट कर लेना है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं और पहले सभापति रहे हो, जो पहले उपराष्ट्रपति रहेंगे वही आपके पहले सभापति होंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली क्या थे कि पहले उपराष्ट्रपति थे, तो यही आपके पहले क्या होंगे, सभापति होंगे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, तो ये आपके वर्तमान में राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। अब देख लेते हैं राज्यसभा के विशेष शक्तियां देख लेते हैं कि राज्यसभा को ही ये शक्तियां प्राप्त है, ऐसा कर सकती है आर्टिकल 249 के तहत और आर्टिकल 312 के तहत। तो देखिए आर्टिकल 249 में यह कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो हमने आर्टिकल जब पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 249 में लिखा है कि राज्य सूची के कानून पे, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलता है। और वो कैसा, वो कब कर सकता है, तो राज्यसभा अगर चाहे तो विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय पे कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे कानून जो है 1 साल के लिए लागू होंगे, और अगर संसद चाहे यानी राज्यसभा चाहे तो उसको जो है अगले 1 साल के लिए और बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से विशेष बहुमत प्रस्ताव करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 249 में दिया गया है, और ऐसा जो है राज्यसभा के विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 312, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवा के यानी ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकती है, और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो आप सुनते होंगे उनका गठन जो है राज्यसभा ही करती है, ये भी आपको नोट करना है। ये केवल राज्यसभा को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 312 के तहत। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है,
आपको नोट कर लेना है। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार जो संसद को, वो किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 249 में। और वो ऐसा कब कर सकता है, जब जो राज्यसभा है वो अगर विशेष बहुमत पारित कर दे तब। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन रहेंगे, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और हमने आर्टिकल 64 में ऐसा पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में ही दिए जाते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। पहले राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे, ये भी आपको नोट करना है कि एम.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम.वी. कृष्णमूर्ति राव जो है पहले उपसभापति थे। और हमने बताया कि उपराष्ट्रपति जो थे आपके पदेन सभापति होते राज्यसभा के, तो पहले पदेन सभापति कौन रहेंगे, तो अभी हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति पहले रहेंगे वही आपके पहले पदेन सभापति होंगे। वो कौन थे, तो हमने बताया कि आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके पदेन सभापति थे। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा के गठन के बारे में आपको बताना है। तो हमने बताया कि इसका राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल आपके 80 में दिए गए। राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी, इसका गठन किस प्रकार से होगा, और इसका गठन जो है आपका 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो 3 अप्रैल 1952 की इसकी गठन हुई थी और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को की गई थी और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। ये दोनों ही डेट आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो उम्मीद है कि जो भी हमने पॉइंट बताए हैं राज्यसभा से संबंधित वो आपको समझ में आए हो। देखिए, राज्यसभा का गठन हमने बताया कि जो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। लेकिन प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 के, यानी दोनों की बैठक जो हुई है वो दोनों एक ही दिन हुई है, 13 मई 1952 को। ये भी आपको नोट करना है, लोकसभा और राज्यसभा की। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया कि जो लोकसभा होती है वो क्या होती है, प्रथम सदन होती है लेकिन लोअर हाउस होती है। जबकि राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है, द्वितीय सदन होती है लेकिन क्या होती है, अपर हाउस होती है। और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 81 में किया गया है। और हमने बता दिया कि इसमें अधिकतम संख्या जो होती है 550 है फिलहाल में। पहले कितना था, 552। हमने बताया था कि 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जो 2 एंग्लो इंडियन थे उसकी जो है पद की समाप्ति कर दी गई थी। तो अभी फिलहाल में कितने हैं, अधिकतम जो सदस्य संख्या है 550 है। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 543। तो अधिकतम संख्या अगर पूछे तो आपको 550 लगाना है। और ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया था, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के जो लिए आरक्षण था 2 सीटों का, वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 331 में दिया गया था। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पहले कितने थे, 550 सदस्यों की संख्या थी अधिकतम। अब कितने हो गए, 2 हटा दिए गए तो 550 हो गए। वर्तमान में 545 सदस्य होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 543 है। ये भी आपको आंकड़े आपको याद रखना है। अधिकतम कितने होंगे, तो 550 होंगे और वर्तमान में कितने हैं, तो 543 है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो एंग्लो इंडियन का जो उल्लेख था वो किस आर्टिकल में दिया गया था, तो ये किया गया था आपके 331 में, कि एंग्लो इंडिया के लिए 2 सीटों का आरक्षण उसमें दिया गया था, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया। अब देख लेते हैं इनका कार्यकाल है। अगर लोकसभा की कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक के तारीख से 5 वर्ष तक होता है। लेकिन परंतु इससे क्या हो सकता है, इसकी अवधि से पूर्व भी इसको विघटित किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अब मंत्रिपरिषद का कहने का मतलब उसके हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पे ऐसा किया जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है इसको भंग कर सकता है 5 वर्ष से पूर्व भी। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल तो होता है, लेकिन इसको जो है 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री या फिर क्या मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और ये सा आर्टिकल 83 में ऐसा लिखा गया है। और न्यूनतम आयु इनकी होती है 25 वर्ष। यानी इनकी योग्यता अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होती है लोकसभा सदस्य बनने की। और निर्वाचन इनका जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो आपके प्रत्यक्ष कहने का मतलब कि जनता डायरेक्ट इनको चुनती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और लोकसभा के हेड को हम स्पीकर बोलते हैं, यानी इसको अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, एक उपसभापति होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूछता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो वो आपको लगाना है कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, यानी जीबी मावलंकर, ये पहले स्पीकर थे।
और लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है वो आर्टिकल 93 में दिया गया है, ये भी आपको नोट करना है। और ये आपको नोट करना है कि पहले स्पीकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। वर्तमान में ओम बिरला है, कोटा बूंदी से सीट से ये आपके एमपी हैं, ये भी आपको नोट करना है। और पहली जो महिला स्पीकर थी वो मीरा कुमारी थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले लोकसभा के स्पीकर कौन रहे हैं, तो जीबी मावलंकर। और महिला कौन रही है, तो मीरा कुमारी। वर्तमान में कौन है, तो वो बिरला है। अब देखिए कभी कभी उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो देखिए प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत सैनन आयंगर थे और 17वें लोकसभा वर्तमान में चल रही है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नोट करके लिखिएगा कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये आपके स्पीकर डिसाइड करते हैं। यानी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये जो भी विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं, ये आपको नोट कर लेना है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ये भी आपके स्पीकर के द्वारा ही की जाती है, ये भी आपको नोट करना है। यानी जो भी ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहेंगे स्पीकर के द्वारा। जो आर्टिकल 108 में हम पढ़ते होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की क्या बोलती है, बुलाई जाती है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं जो है, ये भी आपको नोट करना है, ये स्पीकर तय करते हैं। और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही क्या हो जाती है, पेश की जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो लोकसभा क्या करती है कि धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। और धन विधेयक जो है हमेशा जो है लोकसभा में ही पेश की जाती है, राज्यसभा में नहीं, ये आपको नोट कर लेना है। ज्वाइंट सेशन किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। अब देखिए कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल जो है 330, 331, 332, इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 330 में कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के जो सीटों का आरक्षण दिया गया है, जैसे कि एससी का 84 है और एसटी का जो है 47 सीटों का जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, और ये आर्टिकल 330 में दिया गया है। और आर्टिकल 331 में अभी हमने बताया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियो की जो सीटों का आरक्षण था उसको हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। और 10 वर्षों के लिए क्या किया गया, ये एससी और एसटी के जो सीटों का है बढ़ा दिया गया है, और इसके तहत एंग्लो इंडियो की जो सीट है उसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल जो है 332 में कहा गया कि विधानसभा में एसटी और एसटी के सीटों का आरक्षण, ये भी आपको नोट करना है। और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण था, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो ये जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और 50 सांसदों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेनी है। और अगला पॉइंट है, अब देख लीजिए फ्रेंड्स कि नया संसद भवन के बारे में हम देख लेते हैं। जो नया संसद भवन है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास रखा गया, ये भी आपको नोट करना है। और इसका उद्घाटन जो है, और शिलान्यास और उद्घाटन दोनों जो है पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। शिलान्यास का डेट आप नोट करेंगे 10 दिसंबर 2020 को, और ये आपका जो उद्घाटन हुआ है इसका वो हुआ है 28 मई 2023 को, वीर सावरकर जयंती के दिन, ये भी आपको नोट करना है। इसकी आकार पूछ सकता है, तो इसका त्रिभुजा आकार है जो नया संसद बना है, और वो जो है जो पुराना संसद है उसके जस्ट सामने ही बना है ये आपका नया संसद। और ये इसका जो आकार पूछ सकता है त्रिभुजाकार, और जो पहला था वो सर्किल का आकार का था, ये भी आपको नोट कर लेना है। लोकसभा सीट की क्षमता उसमें है 888 सीटें, और राज्यसभा की सीट की क्षमता है इसमें 384। जो नया संसद बना उसमें इसकी बात कह रहा है कि लोकसभा सीटों की जो क्षमता है वो 888 कर दी गई है, और 384 राज्यसभा की सीटों की क्षमता है वो आपको नोट करना है। टोटल सीटों की क्षमता कितनी है, 1272, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेती है कि जो लोकसभा है वो मोर से प्रेरित है, और राज्यसभा जो है कमल से प्रेरित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और राज्यसभा का जो कालीन है वो लाल है, ये भी आपको नोट कर लेना है। संसद के बीच में बरगद का पेड़ भी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो नया संसद बना है, संसद भवन वो जो बना है वो उसमें जो है आपके जो बीच में बरगद का पेड़ है, ये भी आपको नोट करना है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो टाटा कंपनी के द्वारा, ये आपको नोट कर लेना है, ये बनाया जा रहा है। और वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल। ये बिहार के एग्जाम में ऐसा एक एग्जाम हुआ है बिहार में, उसमें ये पूछा गया था कि जो नया आपका संसद है उसके वास्तुकार कौन है, तो आपके बिमल पटेल है, ये भी आपको नोट करना है। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। कौन कंपनी इसमें काम कर रही है, तो टाटा कंपनी काम कर रही है।
अब देखिए फ्रेंड्स, एक संगोल की बात आती है तो संगोल जो है तमिल भाषा का शब्द है और ये जो संगोल है ये चोल वंश से संबंधित है, सत्ता हस्तांतरण से संबंधित है आपको संगोल। और इसके ऊपर नंदी की प्रतिमा बनी है। इसका मतलब ये होता है, नंदी के प्रतिमा का मतलब ये होता है कि न्याय के प्रतीक है और इसकी जो है लंबाई है 5 फीट, ये भी आपको नोट कर लेना है। संगोल जो है तमिल भाषा का शब्द है, चोल वंश से संबंधित है संगोल और इसके ऊपर नंदी की प्रतिमा बनी है जो न्याय की प्रतीक है, ये भी आपको नोट करना है। पुरानी संसद के बारे में बात करें तो 1927 में इरविन के समय बनाई गई थी, जब इरविन क्या थे, वाइसराय थे और उसके वास्तुकार लुटियंस है, ये भी आपको नोट करना है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पुराने जो संसद बनी थी उसके वास्तुकार हैं लुटियंस, अभी के फिलहाल में जो नया बना है वो उसके वास्तुकार कौन है, तो बिमल पेटेन। तो ये थी आज की क्लास संसद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।